यस, चलो फॉर्मेट ड्रॉ हो गया है, सम स्टार्ट कर देना है तुरंत। हमने ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो हमें और एक चीज ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करना है क्वेश्चन में? और यस, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट टी फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे इसमें, तो ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर देते हैं और फिर सम चालू कर देते हैं। इसमें तो क्या आ जाएगा, सिर्फ पर्टिकुलर्स अमाउंट, बस इतना ही पी एंड एल का फॉर्मेट एक्सपेक्टेड है आपसे। यहाँ पे आप लिख दो कि ये पूरा डिटेल्ड पी एंड एल नहीं है, क्योंकि इसमें से पी एंड एल का कुछ हिस्सा आएगा। करेक्ट, जो ये सम में आइटम्स होंगे जो पी एंड एल में जाते हैं, बस उतने आइटम्स दिखाएंगे हम। दैट इज व्हाई दिस इज एन एक्सट्रैक्ट। ऐसे लिख दो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करूं क्या मैं? यस मैम। देखो कल हमने पढ़ लिया था ऊपर ऊपर से, एक एक पढ़ के स्टार्ट करते हैं। 1st April 2011, Sundar already had 25,000 equity shares of X Limited at book value of ₹15 per share। क्या करेंगे? मुझे सबके माइक्स ऑन चाहिए और फटाफट रिप्लाई चाहिए, इंटरैक्टिव क्लास चाहिए। क्या आएगा ये? कहाँ पे लिखना है? क्या करके दिखाएंगे? क्विक क्विक, बैलेंस करके दिखाएंगे ना। ये हैड बोला है ना, ऑलरेडी हैड तो बैलेंस आएगा। ऐसी गलतियां मत करो, सिंपल वाली, कॉम्प्लेक्स वाली भी मत करो, गलतियां ही नहीं करनी, बट ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लिखो 2011 अप्रैल 1st, अप्रैल 1st ही डेट दिया हुआ है क्या? यस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 15, सो 25,000, तो यहाँ पे आएगा 3,75,000। क्लियर? चलो आगे जाते हैं। On 20th June 2011, 20 जून को, he purchased another 5,000 shares of company at ₹16 per share। बताओ क्या करके लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट टू बैंक, लिख दो। जून कब खरीदा है? जून 20 को। टू बैंक अकाउंट कितने शेयर्स खरीदे थे? 5,000 शेयर्स खरीदे हैं। कितने में खरीदे थे? 16 रुपए में। 80,000 आ रहा है। यस, चलो आगे जाएंगे। और क्या बोला है आगे? द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। बोनस और राइट दोनों उन्होंने क्या कर दिया है? डिक्लेयर किया है। नो डिविडेंड वॉज पेएबल ऑन दीज इशूज। डिविडेंड पॉइंट आएगा, देखेंगे। द टर्म्स ऑफ इशूज आर एज फॉलोज। बोनस क्या बोल रहे हैं? 1:6, मतलब फॉर एवरी 6 शेयर्स हेल्ड, हाउ मेनी शेयर्स वी आर गोइंग टू गेट एज बोनस? बताओ सब लोग। 1 शेयर, करेक्ट। और डेट क्या है?
16 अगस्त, तो 16 अगस्त को बोनस होने वाला है। हर 6 शेयर्स के पीछे हमें एक शेयर मिलेंगे, मतलब हमें कितने शेयर मिलेंगे बताओ? मैम 5000 मिलेगा फिर। So we have total 30,000 shares divided by 6. So we'll get 5,000, correct? Yes, तो यहाँ पे लिख देते हैं अगस्त 16 2 बोनस शेयर्स। क्या ये कोई जर्नल एंट्री है? नो मैम। नो मैम। कॉस्ट में 0 देख लिया है हमने ये बहुत बार। चलो आगे जाते हैं। ओके, 31 अगस्त को देखो, वो राइट दे रहे हैं, और राइट क्या बोल रहे हैं? फॉर एवरी 7 शेयर्स यू हैव यू कैन परचेज 3 शेयर्स। ओके, प्राइस कितना है? 15 पर शेयर। लेकिन वो राइट के साथ हमने क्या किया? डायरेक्टली राइट आया मतलब एंट्री मत मारो, पूछो राइट के साथ किया क्या गया है। 31 अगस्त को राइट दिया है, एंड आपको पेमेंट की डेट, मतलब अगर आपको राइट जो मिला है उसके शेयर्स खरीदने हैं तो आप लास्ट पेमेंट कब तक कर सकते हो? 30 सितंबर तक, ऐसे बोला हुआ है आपको, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर्स पे है, उन्हें चाहिए तो वो राइट्स फुल में या पार्ट में किसी को दे भी सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वी नो दैट। अकॉर्डिंगली ये जो बंदा है सुंदर, he sold 1/3 या 33.33% of his entitlement to Shekhar for a consideration of ₹2 per share, ठीक है। और बाकी क्या क्या किया उसने? 1/3 बेचा, फिर बाकी का क्या किया? एक्सरसाइज किया फिर। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, आप अज्यूम कर सकते हो कि उसने बाकी के शेयर्स क्या कर दिए? खरीद लिए, एक्सरसाइज कर लिए। 1/3 बेच दिए एंड 2/3 एक्सरसाइज कर दी। ओके, लास्ट डेट 30 सितंबर है। ओके, अभी जब वो शेयर्स एक्सरसाइज करेगा और जब वो शेयर्स बेचेगा, राइट, दोनों की एंट्री सेम आती है क्या? नो मैम। नहीं, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। उसके लिए क्या हमें ये पता करना जरूरी है कि एग्जैक्टली कितने शेयर्स खरीदे, कितने बेचे? यस मैम। यस, वर्किंग नोट बनाते हैं, चलो फिर। और ये वर्किंग नोट में हम क्या लिखने वाले हैं? राइट्स ऑफर्ड, ये निकालेंगे, फिर राइट्स एक्सरसाइज्ड एंड राइट्स सोल्ड, ये सारी चीजें निकालनी है। ओके, अभी हमें राइट्स ऑफर कितने हुए हैं देखो तो, कितने ऑफर हुए होंगे हमें? मैम 15,000। 15,000 कैसे निकाला ये? हमारे पास ऑलरेडी 25 थे, प्लस 5 खरीदे, प्लस और 5 बोनस में मिले, तो टोटल शेयर्स 35,000 है। 35 डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि हर 7 शेयर के पीछे मिलता है 15 इंटू 3, सो 15,000, करेक्ट? यस, सो हमें ऑफर हुए हैं, सो हमें ऑफर हुए हैं 15,000। अब इन्हें डिवाइड कर देते हैं कि इसमें से हमने कितने बेचे और इसमें से कितने एक्सरसाइज किए। बेचे कितने बताओ? 1/3। यस मैम। कितना आ जाएगा मतलब? 5,000, 5,000। करेक्ट। मतलब एक्सरसाइज किए हैं 2/3 और 2/3 आएगा 10,000, करेक्ट। कितने में बेचे ये? 2 रुपीज में। 2 रुपए में, मतलब राइट को बेच के 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 10,000 रुपीज मिलेंगे। और जो शेयर्स हमने खरीदे हैं उनका एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 15 पर शेयर। देखो कितना हो गया मतलब? 1,50,000।
1,50,000। ओके, अब जो राइट्स बेच के हमें पैसे मिले हुए हैं 10,000, क्या ट्रीटमेंट होगा इसका बताओ? मैम बैंक टू P&L। बैंक टू P&L, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे। अगर हमने राइट बेचा हुआ है तो ये हमारी इनकम है, ये हमने P&L में डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डालना चाहिए, लिखना चाहिए विल बी क्रेडिटेड टू P&L। और जो राइट्स मैंने एक्सरसाइज किए हुए हैं उसकी एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ये तो खरीदे हुए हैं, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 सितंबर को पैसे देने की लास्ट डेट थी, मैं अज्यूम कर रही हूँ 30 सितंबर को मैंने ये शेयर्स खरीदे। सो टू बैंक अकाउंट कितने राइट्स एक्सरसाइज हुए हैं? 10,000, और उनकी वैल्यू आई है 1,50,000। यस नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। चलो अब आगे जाते हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में? डिविडेंड्स फॉर ईयर एंडेड 31st March 2011 एट द रेट ऑफ 20% वाज डिक्लेयर्ड। अब ये कंपनी ने बोला है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, कितने परसेंटेज पे? 20%। ये 20% किसका कैलकुलेट होता है मुझे बताओ? प्रॉफिट का ना? प्रॉफिट का कैलकुलेट होता है क्या? तो कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें प्रॉफिट दिया गया है वो कंपनी का? नो। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये समझो कि डिविडेंड इज ऑलवेज डिनोटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। जब वो बोलते हैं कि डिविडेंड दिया गया है 20% का, मतलब फेस वैल्यू का 20% डिविडेंड दिया गया है। लिखो आपकी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, डिविडेंड नोटबुक में लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, कहीं भी लिखो, बस जहां पे सारे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जमा कर रहे हो चैप्टर के वहीं पे लिखो, नोटबुक में लिखो चलेगा। सो डिविडेंड इज ऑलवेज डिनोटेड as a percentage of face value। ओके, अब हमें इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जितने भी शेयर्स होंगे, अगर हमारे नाम पे शेयर्स है तो हमें डिविडेंड मिलेगा, 20% डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, सो वो डिक्लेयर किया गया है और वो सुंदर को रिसीव हुआ है 31 अक्टूबर को। ठीक है, मुझे बताओ, जब हमने कंसेप्ट सीख रहे थे हम, तो हमने क्या बोला था कि जब डिविडेंड रिसीव होता है सबसे पहले उसकी एंट्री कब आती है? व्हेन देयर इज राइट टू रिसीव। और राइट टू रिसीव कब होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है और आपका अधिकार है वो डिविडेंड रिसीव करना। आपका नाम वो रिकॉर्ड डेट पे है कि आपको वो डिविडेंड मिलेगा। अब यहाँ पे 31 अक्टूबर को गारंटीड में बोल सकती हूँ क्या कि मुझे डिविडेंड मिल गया है, मेरा राइट था मिलने का? मतलब एंट्री तो मार सकते हैं डिविडेंड की, यस और नो? यस। ओके, तो डिविडेंड को रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं। अब रिकॉग्नाइज करना होगा तो मैंने आपको बोला था जब भी आपको डिविडेंड मिलता है आपने सवाल पूछना चाहिए। क्या सवाल था वो? याद करो हमारा बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर जहां हमने चार्ट ड्रॉ किया है, चाहे तो चार्ट रेफर करो। जब डिविडेंड आपको मिल रहा है तो आपने क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए एज एन इन्वेस्टर अकाउंटिंग करते वक्त? किसी को भी याद नहीं है? मैम। हाँ मैम मतलब कि वो पीरियड जो हमने परचेज किया था उसके पहले के उसके बाद का ना? राइट। जब भी एज ए इन्वेस्टर आपको डिविडेंड मिल रहा है, आप पहले कैलकुलेट करो डिविडेंड कितना मिल रहा है और फिर पूछो कि ये डिविडेंड कौन से पीरियड के लिए मिल रहा है। यस और नो? हमने शेयर्स खरीदे उसके पहले या हमने शेयर्स खरीदे उसके बाद का है ये? ओके, देखते हैं
कि हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, हमारे पास शेयर्स कितने हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर को हमें डिविडेंड मिल रहा है। हमारे पास शेयर्स है टोटल 25,000 प्लस 5,000 मतलब 30 प्लस 5 35 प्लस 10 45 शेयर्स है हमारे पास, 45,000। यस और नो? यस मैम। अभी पहला क्वेश्चन, क्या हमें ये पूरे 45,000 पे मिलने वाला है क्या डिविडेंड? नहीं। उन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, पहले ही बताया हुआ है कि नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दीज इश्यूज, मतलब बोनस और राइट पे डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। और ये क्यों बताया हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारा साल चालू हो रहा है, टाइमलाइन अगर हम देखते हैं तो मेरा साल चालू हो रहा है 1 अप्रैल सपोज 2011, ठीक है। अब ये कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है। अब डिविडेंड के पहले क्या हुआ था, यही कहीं पे तो बोनस हुआ था अगस्त महीने में, अगस्त के थोड़े से एंड में ही राइट हुआ था, ओके, और फिर अक्टूबर में हुआ है डिविडेंड। अब जब ये कंपनी डिविडेंड दे रही है तो ये कौन से पीरियड के लिए डिविडेंड दे रही है, देखो डिविडेंड आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2011, मतलब यहाँ पे जो पीरियड साल खत्म हुआ विच इज 31 मार्च, ये वाला पहले वाला साल जो खत्म हुआ आपका 31 मार्च को, ये पहले वाले साल के लिए आपको डिविडेंड दिया जा रहा है, ओके। अब देखो कि डिविडेंड बोनस और राइट पे क्यों नहीं दिया गया, वो क्या बोल रहे हैं, पिछले साल में हमने जो प्रॉफिट कमाया उसका अधिकार हमारे शेयर होल्डर्स का है, ओनर्स का है, तो हम उन्हें डिविडेंड दे देंगे। अब मुझे बताओ क्या पिछले साल बोनस शेयर्स या और राइट शेयर्स ये पैदा हुए थे क्या? नहीं मैम। नहीं, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स ये तो नए शेयर्स है जो बॉर्न ही हुए हैं इस साल। अगर वो बॉर्न ही हुए हैं इस साल तो क्या वो शेयर्स को पिछले साल के प्रॉफिट का कुछ अधिकार मिलना चाहिए? नहीं भाई, तुम थे ही नहीं, तभी तुम बॉर्न ही नहीं हुए थे, तो तुम वो पिछले साल के प्रॉफिट का हिस्सा कैसे मांग सकते हो? सो दैट इज व्हाई दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि जो बोनस शेयर्स होंगे और राइट शेयर्स होंगे उस शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो थे ही नहीं भाई, ये प्रॉफिट पिछले साल का है। सो इसका मतलब अगर हम देखते हैं तो हमें डिविडेंड कौन से शेयर्स पे मिलेगा, हमें ये 25,000 पे मिलेगा, राइट। उसके बाद जो ये हमने 5,000 के खरीदे हैं उस पे मिलेगा, लेकिन हमें ये नीचे के जो 5,000 और 10,000 है इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ओके। सो मुझे टोटल डिविडेंड मिलने वाला है 30,000 शेयर्स पे, करेक्ट? अभी लिखो मत, मैडम वो जून 20 को क्या नाम बाकी 5,000 की क्या वो जून 20 को ले आए उसके ठीक है ना, लेकिन क्योंकि तब वो शेयर्स आपके पास कभी आए, देखो वो पॉइंट पे भी आऊंगी मैं मोहम्मद। अभी पहले मैंने क्या निकाला कि कौन से शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, ओके। तो स्ट्रेट अवे बोनस और राइट वालों को तो दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम मोहम्मद सोचो तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोनस और राइट शेयर्स तो थे ही नहीं, लेकिन तुम ये जो जून की बात कर रहे हो 5,000 शेयर्स की, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स थे, हाँ तुमने अभी खरीदे हैं, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो शेयर्स थे ना दुनिया में। यस, तो अगर वो पिछले साल ये शेयर्स थे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 25,000 शेयर्स भी थे, ये 5,000 शेयर्स भी थे पिछले साल, तो अगर वो शेयर्स थे तो उन पे डिविडेंड मिलना चाहिए। हाँ, तुमने वो अभी खरीदे हैं तो तुम उसका अकाउंटिंग क्या करोगे वो बात का बात है, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोनस और राइट शेयर्स ये तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुए थे, वो तो इस साल आए हैं, तो उस पर तो डिविडेंड कंपनी देगा ही नहीं। तो हम पहली बात कर रहे हैं कि डिविडेंड किस पे मिलेगा, ओके। तो डिविडेंड 25,000 पे मिलेगा, 5,000 पे मिलेगा, ये बोनस और राइट वालों पे तो कंपनी डिविडेंड देगी ही नहीं। कंपनी ऊपर का जो 25,000 शेयर्स है और 5,000 शेयर्स, ये दोनों शेयर्स पिछले साल जिंदा थे तो इस पे डिविडेंड मिलेगा। अब उसका अकाउंटिंग कैसे करना है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे।
सो टोटल डिविडेंड मिलने वाला है ये 25,000 शेयर्स पे। सो ये मेरा सेकेंड वर्किंग नोट है, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड। ओके, सो मेरे 25,000 शेयर्स और 5,000 शेयर्स, मुझे दोनों पे डिविडेंड मिलने वाला है। कितना डिविडेंड मिलने वाला है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिविडेंड कितना है? 20%। और इनकी फेस वैल्यू कितनी है? शेयर की फेस वैल्यू देखो कहीं क्वेश्चन में दी है क्या? 10 है, राइट? नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू मतलब 10। तो निकालो 25,000 इंटू 10 इंटू 20%, कितना डिविडेंड मिलेगा? 50,000। कैसे निकाला मैंने? 25,000 इंटू 10, ये वो सारे शेयर्स की फेस वैल्यू निकली, उनका 20%। वैसे ही ये 5,000 शेयर है, उनकी नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आएगा? 10,000। यस और नो? यस नो? यस। ओके चलो अब आगे जाते हैं। अब सोचते हैं इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। तो स्टेप नंबर 1 हमने पहले देखा कि कौन से शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, और फिर अब देखेंगे कि वो जो डिविडेंड हमें मिलेगा उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा। ये जो 25,000 शेयर्स थे, देखो तो वो मेरे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आए हुए हैं, मतलब वो इस साल पिछले साल से आए हुए थे, मतलब मेरे पास वो शेयर्स पिछले साल थे। यस, अगर वो शेयर्स मेरे पास पिछले साल थे और मुझे उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरी कमाई है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? शेयर्स पिछले साल है, मेरे पास थे, मैंने पिछले साल ही शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो अगर मैं वो कंपनी की ओनर थी पिछले साल, तो उसके प्रॉफिट का मेरा अधिकार है, व्हाई नॉट? तो ये जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है वो मेरी कमाई है, इनकम है। ओके, क्योंकि ये शेयर्स मैंने खरीदे थे, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे 1 अप्रैल को। मुझे बताओ ये जो नेक्स्ट 5,000 शेयर्स है, ये तो मैं टॉप पे लिख देती हूँ। सो ये 1 अप्रैल को थे। ये 5,000 शेयर्स जो है हमारे पास, और वो हमने कब खरीदे? जून 20 को। ओके, जून 20th। तो मतलब क्या ये शेयर्स हमारे पास पिछले साल थे क्या? नहीं था। नहीं। तो अगर ये शेयर्स हमारे पास पिछले साल नहीं थे, तो क्या हम पिछले साल ये 5,000 शेयर्स के लिए ओनर थे क्या पिछले साल? नहीं। तो उस पे मिलने वाला डिविडेंड क्या ये हमारी कमाई है? नो। तो ये शेयर्स पे मिला हुआ जो डिविडेंड है वो हमारी कमाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड जो है वो पिछले साल का प्रॉफिट बट रहा है, और पिछले साल तो आप ये 5,000 शेयर्स के ओनर थे ही नहीं। इफ यू वेर नॉट शेयर होल्डर, देन हाउ कैन यू से दैट वो प्रॉफिट आपका इनकम है? सो ये शेयर्स पे जो हमारा डिविडेंड मिलेगा, हम क्या बोलेंगे? रैदर हमने ये जो शेयर्स जितने में भी खरीदे थे, ओके, ये डिविडेंड जो हमें मिल रहा है वो हमने जितने में शेयर खरीदा उसकी थोड़ी वैल्यू हमें वापस मिल रही है। दिस इज लाइक हमने कुछ पैसे लगाए, उसमें से कुछ पैसे वापस आ गए, क्योंकि ये हमारी कमाई तो है नहीं। So this will reduce the purchase cost. Yes or no? Yes, याद आया सब लोगों को अच्छी तरीके से? Yes, चलो अब एंट्री मारने के लिए वेरी सिंपल है। टोटल बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डेबिट कितना आएगा? 60,000 का डिविडेंड आएगा, जिसमें से टू डिविडेंड अकाउंट मतलब इनकम माना जाएगा ये 50,000, एंड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट चला जाएगा ये 10,000। सो लिख देती हूं मैं मेरे अकाउंट में, कौन सी डेट पे मिल रहा था ये? अक्टूबर ना, कुछ तो 31 अक्टूबर।
बाय बैंक अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 10,000 और डिविडेंड कॉलम में 50,000। और यहाँ पे रेफरेंस दे दो कि हमने वर्किंग नोट 1 या 2 थी शायद से वो वर्किंग नोट 2 पे आप ये रेफर कर सकते हो कि हमने वर्किंग किया हुआ है। यहाँ पे नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये एंट्री कैसे आई क्या? हाँ देखो, मैंने एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, मुझे टोटल डिविडेंड मिला है 60,000 का, टू डिविडेंड अकाउंट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000। जब मुझे डिविडेंड मिला तो मैंने ऐसे एंट्री मारी। कुछ नहीं समझ रहा है तो और पूछो। क्लियर है सब लोगों को? जाओ मैं आगे। चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। सो अब देखो, ये जो मैंने कैंसिल किया था ना, वो मैंने क्या कैंसिल किया था, देखो ये सेंटेंस वो बोल रहे हैं डिविडेंड्स फॉर द शेयर्स विच आर एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 20th June दे आर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। अभी जरूरी नहीं है हमेशा एग्जाम में ये सेंटेंस दिया जाएगा ना, इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया था कि आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि 20 जून को जो शेयर्स खरीदे हुए हैं 5,000 के, उसके ऊपर का डिविडेंड ये इनकम ना मानते हुए वो कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम में नहीं आएगा तो तुम्हें खुद के पता होना चाहिए। On 15th November, Sundar sold 25,000 equity shares at a premium of ₹5 per share। मुझे बताओ मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? कितने में बेचा गया है शेयर? 15 रुपीज में, क्योंकि प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिगार्ड्स टू नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू के ऊपर की अमाउंट। तो अगर फेस वैल्यू 10 है और वो बोल रहे हैं कि प्रीमियम 5 है, मतलब प्रीमियम मतलब हाउ मच मनी अबाउ फेस वैल्यू। तो मतलब आपने 25,000 जो शेयर्स थे वो नवंबर में बेच दिए 15 रुपए में, तो सिंपल एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यस और नो? यस। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि नवंबर में कौन सा डेट था देख लो, 15। अगेन बाय बैंक अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में आ जाएगा 25,000 शेयर्स बेचे हुए हैं इंटू 15, 3,75,000 में। यस नो बताओ। सिंपल क्लियर, कुछ भी डिफिकल्ट लग रहा है इधर तक? क्या वापस एक बार पूछो डाउट। हाँ से आपने कितने में बेचा है तुम वो दिखा रहे हो ना मोहम्मद, तो हमने बेचा है उसे 15 रुपए में, तो हमने डायरेक्टली एंट्री मार दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, अब बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस उसका कैलकुलेशन करेंगे और फिर वो प्रॉफिट लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से निकाल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डाल देंगे, लेकिन पहले एंट्री मारते वक्त डायरेक्ट सेल प्राइस से मारेंगे। अब सेल किया है तो प्रॉफिट लॉस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 3 पे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना चाहिए? सेलिंग प्राइस, जो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है 3,75,000। इसको कंपेयर करना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। क्वेश्चन में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया है वो करना है, वो बताया है क्या? देखो, shares are valued at average cost, दिखा क्या? यस, तो इसका मतलब शेयर्स का एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा। निकालो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। आपको आता है अभी कैलकुलेट करने के लिए, तो बताओ। $13.4 कुछ आ रहा है, ऐसे आप लोग बोल रहे हो पर शेयर। ओके, मैं देखती हूँ निकाल के। 3,75,000, ओके, प्लस 80,000, उसके बाद प्लस 1,50,000। आई होप आप सब लोगों ने 10,000 माइनस किया हुआ है कॉस्ट में से। यस, ये देखो, ये अनदर एक्सीलेंट स्पॉट है ये चैप्टर का। जब हमें डिविडेंड मिला था कुछ शेयर पे, तो हमने बोला कि वो डिविडेंड शेयर्स का कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ये 10,000 माइनस होना चाहिए। इसे स्टार मार्क करके लिख दो। While calculating average cost, do not forget to reduce this 10,000. ओके, एक ही सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके, सो मतलब ये -10,000 होगा, और फिर मेरे पास कितने शेयर्स का कॉस्ट है? ये टोटल 45,000। 13.22 आ रहा है क्या अभी? मल्टीप्लाई बाय 25,000 शेयर्स बेचे हैं ना हमने कुछ। इसका कॉस्ट प्राइस 3 लाख, एक सेकेंड ना, 3,30,555 आ रहा है क्या? आई होप सबको क्लियर है कि मैंने ये कैसे निकाला हुआ है। मैंने पहले कैलकुलेट किया कि मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं उनका कॉस्ट कितना है। 375 प्लस 80 प्लस 150 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय ये पूरा कॉस्ट मेरे कितने शेयर्स का है, सो डिवाइडेड बाय 45,000। तो मुझे पर शेयर कॉस्ट मिला, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 25,000। सो यहाँ पे मेरा आ गया है 3,30,555, मतलब प्रॉफिट हुआ दिख रहा है।
क्योंकि जिसका कॉस्ट 330 था वो मैंने बेचा 375 में। सो कुछ 444,444 का प्रॉफिट आ रहा है। यस और नो? 45। हाँ, अभी आप उसको ये ले लो, ये लास्ट वाला राउंड ऑफ कर दो। क्लियर है क्या ये? यस, तो इसकी एंट्री क्या आएगी? ये प्रॉफिट निकाला है हमने, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट अभी पड़ा हुआ है। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इमेजिन करो, वो जो 25,000 शेयर्स हमने बेचे हैं उनका कॉस्ट कहीं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है डेबिट, और उनका सेलिंग प्राइस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ है। अभी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। दिखना चाहिए क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस? यस नो? समझा क्या मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर हम सिर्फ ये 25,000 शेयर्स की बात करते हैं तो अगर आप देखोगे तो ये ऊपर जो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ किया है, सिर्फ ये 25,000 शेयर से रिलेटेड डेबिट साइड पे कुछ 3,30,555 का कॉस्ट दिख रहा है और क्रेडिट साइड पे इनकी सेल वैल्यू दिख रही है। तो अगर हमारे ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बस इतनी ही चीजें होती तो अभी मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस दिखता था, वो भी क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड इज मोर। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 25,000 शेयर ही होते थे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब क्रेडिट बैलेंस दिखा रहे हो मतलब दिख रहा है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर जा चुकी है। ऐसे नहीं हो सकता है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं गई है, यहाँ पे प्रॉफिट छुपा हुआ है, तो इसलिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करके प्रॉफिट बाहर निकाल देना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, यहाँ पे 44,444, तब जाके बराबर से ये अकाउंट टैली हो जाएगा। यस और नो? यस। ये इतना क्लियरली ऊपर क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि ऊपर के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ ये 25,000 नहीं है, बाकी सब शेयर्स की चीजें भी है, इसके लिए ऐसे क्लियरली ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये ऊपर तुम्हें दिख नहीं रहा। सो दैट इज व्हाई आई विल हैव टू पास द एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब आएगा ये? सेल के दिन एंट्री आएगी, विच इज November 15। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 44,445। क्लियर अबाउट दिस? चलो ये भी हो गया। ठीक है, अब साल के आखिरी दिन पे वो शेयर्स को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर पे दिखाना चाहिए, बट फेयर वैल्यू कुछ दी ही नहीं है हमें ये प्रोसीजर करने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, कॉस्ट पे ही वो अकाउंट को बैलेंस करके रख देंगे, अज्यूमिंग कि फेयर वैल्यू ज्यादा ही होगी, कुछ बताया नहीं। चलो क्लोज कर दो अकाउंट को। ये ईयर कब एंड होता है इनका? 31 दिसंबर को, भूलो मत, 31 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, हमने जो डिविडेंड का कॉलम बनाया हुआ है वो इनकम का कॉलम है। साल के आखिरी दिन पे नॉमिनल
अकाउंट ओपन रहता है क्या कभी भी? नो। तो मतलब हमें डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट ये एंट्री मारनी पड़ेगी। December 31st टू पी एंड एल अकाउंट 50,000। December 31st बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ये 45,000 माइनस 25,000 मतलब 20,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 2,64,445 और डिविडेंड अकाउंट आपका क्लोज हो रहा है। पढ़ने आ रहा है क्या ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है? ओके। अब हमें पी एंड एल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला था। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक बार देख लेते हैं कि पी एंड एल में स्क्रीन ब्लैंक हो गया है। ऐसे कैसे? मेरे उधर तो दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है क्या? हाँ राइट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक बार देख लेते हैं। हमें क्या बोला है? हमें पी एंड एल अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है। तो कौन सी चीजें पी एंड एल अकाउंट में गई होंगी? जब हमने शेयर बेचा था तो हमने प्रॉफिट सेंड किया था पी एंड एल अकाउंट को, यस और नो? हमने एंट्री क्या मारी थी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। एक्चुअली ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं मारते, हम कैसे मारते? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट टू पी एंड एल। वैसे आइडियली एंट्री आती है। तो मैं पी एंड एल के क्रेडिट में लिख सकती हूँ बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट $44,445। और एक चीज थी जो डिविडेंड था साल भर का, वो पी एंड एल में ट्रांसफर किया था बाय डिविडेंड अकाउंट 50,000। और कोई चीज पी एंड एल में गई है क्या? राइट, परफेक्ट। अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे क्या किया था? राइट शेयर्स बेचे हुए थे और जब राइट शेयर्स बेचे थे 10,000 के, हमने लिखा भी है विल बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल। तो हमने एंट्री मारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स टू पी एंड एल। बीच का बस मैं एक अकाउंट खोल रही हूँ। तो यहाँ पे हम डालेंगे बाय सेल ऑफ राइट्स विच इज 10,000। अब इसे छोड़ के तो वैसे पी एंड एल में और बहुत सारे आइटम्स आते हैं। सो लॉजिकली देखा जाए तो इसका कुछ भी बैलेंस या नेट प्रॉफिट हम कुछ निकाल ही नहीं सकते, बट आपको चाहिए तो आप इतना जो भी फिगर है उसका टोटल ले सकते हो। विच इज 1,04,445 और इसे
टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके लिख सकते हो। बट ये जैसे ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, ये पी एंड एल का एक एक्सट्रैक्ट है। वैसे तो पी एंड एल में और बहुत सारी चीजें आएगी। क्या ये पूरा क्वेश्चन और इसमें कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये एक्सीडेंट स्पॉट वगैरह एब्सोल्युटली क्लियर है? कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ रहा है मैम, कैलकुलेट करते वक्त कंसेप्ट ही नहीं बैठ रहा है अभी भी, तो पूछो। यस, फाइनली वैभवी कुछ बोली। हाँ मैम, ओके। 6th हो गया। टोटल कितने इलस्ट्रेशंस है? 11 इलस्ट्रेशंस है। आज टारगेट करते हैं कि काफी सॉल्व कर ले। इलस्ट्रेशन 7 जाना है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। यस, चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा स्टार्ट। अगेन फर्स्ट टाइम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, देखेंगे कौन से अकाउंट्स फॉर्मेट ड्रॉ करना है, फिर डिटेल में पढ़ के सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? ऑन 1st जनवरी सिंह हैड है मतलब बैलेंस आएगा 20,000 इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 10। सिर्फ पढ़ते वक्त ही जो इंफॉर्मेशन सेकेंड टाइम लगने वाली है वो मार्क करके रखा करो, ऐसे आदत लगाओ स्मार्ट वर्क करने की। बट देयर बुक वैल्यू वाज ₹16 पर शेयर। ठीक है। अब ऑन 1st June सिंह परचेस्ड 5,000 more equity shares in the company at a premium of ₹4 पर शेयर। ठीक है। ऑन 30th June मतलब ये 1st June को किया। अब ऑन 30th June क्या हुआ? डायरेक्टर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू। बोनस भी अनाउंस किया और राइट इशू भी अनाउंस किया हुआ है। ठीक है। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ये बोनस के लिए है। एंड दीज शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त। ठीक है, ये शेयर्स मिले 2 अगस्त को। द टर्म्स ऑफ राइट्स इशू वेर, अभी राइट्स इशू के टर्म्स क्या बोले? राइट शेयर्स टू बी इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 10th अगस्त। तो 10th अगस्त कौन सी डेट हो गई? ठीक है, सो इट कुड बी रिकॉर्ड डेट, बट ये समझ नहीं रहा है कि वो सेंटेंस का मीनिंग कि शेयर्स 10 अगस्त को मिलेंगे या 10 अगस्त को जो शेयर होल्डर्स है उन्हें शेयर्स मिलेंगे, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। बट ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिए जाएंगे। राइट इशू वुड एंटाइटल द होल्डर्स टू सब्सक्राइब additional shares in the company at the rate of 1 share per every 3 shares held। ये हो गया हमारा राइट का रेशो एट ₹15 पर शेयर। ओके, ये 15 पर शेयर क्या हो गया हमारा? कौन सी प्राइस है ये? बोलो जल्दी। एक्सरसाइज प्राइस है, करेक्ट। सारे पैसे आपको पे करने 30 सितंबर को। Existing shareholders were also entitled to transfer their rights to outsiders. Singh exercised his option under the issue for 50% of his entitlement। मतलब उसको जितने शेयर्स एंटाइटल है, वो ऑफर है उसके पास, उसके 50% जो है वो क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा है। सो 50% एक्सरसाइज हो रहे हैं एंड द बैलेंस 50% they are sold to Anand for a consideration of ₹1.50 पर शेयर। सो 50% खरीद रहा है, 50% बेच रहा है। ठीक है। डिविडेंड भी आया स्टोरी में। डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2011 at the rate of 15% were declared by the company and received on 20th October। तो 20 अक्टूबर को वो डिविडेंड मिल रहा है। कौन से साल को वो रिलेट करता है? फॉर द ईयर 31st March 2011 एंड कितने परसेंट पे मिल रहा है? 15%। 15% ऑफ व्हाट बताओ सब लोग?
फेस वैल्यू, करेक्ट, फेस वैल्यू। ऑन 1st नवंबर सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स, सेल भी आ गया कि 1st नवंबर को ये सिंह क्या कर रहा है, 20,000 इक्विटी शेयर्स वो बेच रहा है 3 रुपए प्रीमियम पे। ओके, अब बोल रहे हैं ऑन 1st नवंबर 2011 सिंह सोल्ड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम, ये हो गया, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन 31st दिसंबर वॉज ₹14। ओके, मार्केट प्राइस के बारे में भी कुछ बताया है उन्होंने, इट वॉज 14। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑन 31st दिसंबर एंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एज ऑन दैट डेट। सो 1st जनवरी से डिटेल्स दिए हुए हैं टिल 31st दिसंबर, ये पूरे साल का करना है। अब क्विकली क्वेश्चंस जो पहले दिमाग में आने चाहिए, पूरे क्वेश्चन में क्या सिर्फ एक टाइप के सिक्योरिटीज के बारे में बात हो रही है? यस, पूरा क्वेश्चन सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? शेयर्स, कौन से कंपनी के? एक्स लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स। ओके, तो मतलब एक अकाउंट बनेगा। क्या ये क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में भी बात की गई है? यस, तो डिविडेंड का कॉलम भी पकड़ लेंगे। सो क्विकली लेट्स ड्रॉ इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट। चलो फटाक से इन्वेस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं पहले। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर। जब आप इंस्टीट्यूट के बुक्स में देखते हो कभी डिविडेंड कॉलम पहले होता है, कभी कॉस्ट कॉलम पहले होता है, तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, क्लियरली हेडिंग दो बस। फिर कॉस्ट, उसके बाद डिविडेंड, सेम कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट एंड डिविडेंड। हेडिंग सही से दे दो तुम, इन द बुक्स ऑफ, सब सही से देना है। हम बोलेंगे दिस इज इन्वेस्टमेंट, ऊपर मेरे उधर एक सेकेंड ना, इन द बुक्स ऑफ सिंह इन्वेस्टमेंट अकाउंट for the year ended 31st December, कुछ ऐसा। एंड इन्वेस्टमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है? यह है शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। कॉलम के हेडिंग्स बराबर से दे दो, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट, डिविडेंड, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, कॉस्ट, डिविडेंड।
ये है 2 पेज पे जो आप यूजुअली फॉर्मेट ड्रॉ करोगे। आप लोगों का फॉर्मेट ड्रॉ करके हो गया है? यस, मेरे लाइंस थोड़ी हमेशा टेढ़ी ही होती है क्योंकि मैं आईपैड ऐसा पकड़ती हूँ। या शायद से ना मेरी नोटबुक में भी ऐसे होती थी, पता है क्या? जब मैं भी स्टूडेंट करके नोटबुक में भी ड्रॉ करती थी ना, तो मेरी नोटबुक ऐसे टेढ़ी पकड़ने की आदत थी, उसमें मेरे लाइंस, अब मुझे समझता है कि कितने मेरे लाइंस टेढ़े आते थे। ज्यादा समझ रियलाइज हो रहा है मुझे। आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है क्या मेरे जैसा? ऐसे टेढ़ी लाइंस आती है या नहीं? आप बराबर से सीधी नोटबुक पकड़ के करते हो ड्रॉ? है ना, होता है, देखो सबके साथ होता है। चलो, काफी चीजें हमने पहले रीडिंग के वक्त ही मार्क कर दी थी। अब फटाफट एक एक सेंटेंस पढ़ के एंट्रीज मारेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन में? 1 जनवरी क्या हुआ है? सिंह हैड 20,000, ही ऑलरेडी हैड ऑन 1 जनवरी कितने शेयर्स थे? 20,000 शेयर्स थे, जो जिनकी बुक की वैल्यू थी 16 रुपए। चलो लिख देते हैं फटाक से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्योंकि ही ऑलरेडी हैड, और कितने थे उसके पास? 20,000 शेयर्स। कितने रुपए के थे? 16 रुपए के, तो मतलब 3,20,000। यस नो? चलो और आगे जाते हैं। 1 जून को सिंह परचेस्ड 5,000 मोर इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, मतलब कितने में खरीदे? 14 में, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कब खरीदे हैं भाई? जून में खरीदे हैं। टू बैंक अकाउंट, कौन सा जून था वो? जून 1, जून 1 ही था ना? और कुछ 5,000 नए शेयर्स खरीदे थे 14 रुपए में, मतलब 70,000। डिविडेंड का तो कुछ सवाल ही नहीं है अभी तक। नेक्स्ट चलो, आगे क्या हो रहा है अभी? 30 जून को वो डायरेक्टर्स ने कुछ अनाउंसमेंट किया रिगार्डिंग बोनस एंड राइट। ओके, बोनस रिसीव हो रहा है 2 अगस्त को। कितना रिसीव होना है हमने मार्क करके रखा है? 1 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स है। हर 5 शेयर्स के पीछे एक मिलेगा हमें बोनस शेयर 2 अगस्त को। तो हम 2 अगस्त को डायरेक्टली लिख सकते हैं टू बोनस शेयर्स। कितने मिलेंगे बताओ हमें? हाँ, नंबर कॉलम रेफर करो, देखो 20,000 ऑलरेडी थे प्लस 5 खरीदे, टोटल 25,000 थे। सो 25,000 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 5,000। हर 5 शेयर्स के पीछे एक मिलने वाला है, तो 5,000 ले लो। कॉस्ट में तो कुछ नहीं आने वाला है। अब राइट्स के बारे में देखो। राइट्स में वो क्या बोल रहे हैं कि 1 शेयर पर एवरी 3 है, हर 3 शेयर्स के पीछे एक। अब मुझे बताओ, अब वापस अब जैसे हम सम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस होती है, अब हमें पता है हमें क्या करना चाहिए, राइट की वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। यस और नो? क्योंकि हमें वो देखना ही पड़ता है कि टोटल कितने राइट शेयर्स मिले, उसमें से कितने बेचे कितने खरीदे, इसका कैलकुलेशन दिखाना ही है, और उसके बेसिस पे ही हम एंट्री मारते हैं। वी नो दिस नाउ। सो राइट आया, चलो क्विकली हम वर्किंग नोट बना देते हैं। वर्किंग नोट
First, calculation of rights offered, subscribed and sold. टोटल हमें कितने हो रहे हैं? हर 5 के पीछे 3, कितने मिलेंगे हमें राइट्स? निकालो। नहीं सॉरी मैंने सॉरी मैंने रेशो गलत बोला है। इट इज 1:3। एवरी 3 शेयर्स के पीछे 1 मिलने वाला है, राइट? हमारे पास 30,000 है। देखो ऑलरेडी 20 थे, +5 मतलब 30,000 शेयर्स है, डिवाइडेड बाय 3 मतलब 10,000 शेयर्स हमें ऑफर होने वाले हैं। सो ऑफर जो शेयर्स है वो है 10,000। इसका क्या होगा देखो, अब इसमें से अगर हमने कितने खरीदे हैं, 50-50% कुछ याद आ रहा है? हमने 50% खरीदे हुए हैं और हमने 50% बेचे हुए हैं। यस नो यस? सो 50% सोल्ड, 50% सब्सक्राइब, मतलब 5,000 बेच दिए, 5,000 खरीदे। जो 5,000 बेचे हैं वो कितने में बेचे हैं? हमने कुछ मार्क किया था क्या? राइट्स वेर सोल्ड कितने में? 1.5 पर शेयर, राइट? और अब भी देख लो, एक्सरसाइज प्राइस भी हमने मार्क करके रखा है 15 है, तो यहाँ पे आने वाला है 1.5 और यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस आने वाला है 15। सो 5,000 इंटू 1.5, 7,500 राइट्स को बेच के पैसे मिलेंगे और 5,000 इंटू 15, 75,000 आएगा वो। ये शेयर्स को खरीदने के मिलेंगे। यस और नो? सबको अच्छी तरीके से क्लियर है? यस। अब एंट्री पे जाएंगे। अब जो राइट्स बेचे हैं क्या लिखेंगे उस पे? क्रेडिटेड टू P&L। और ये 75,000 की एंट्री मारेंगे। एंट्री कब मारनी है? डेट देख लो ठीक से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? द होल सम इज पेएबल बाय 30th सितंबर। 30 सितंबर तक ये पैसे पे करने थे राइट के, तो हम एंट्री मारेंगे 30 सितंबर। यस क्लियर? कोई भी डाउट है इसमें? चलो मार देते हैं तो एंट्री। सितंबर 30th को यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 5,000 शेयर्स हमने राइट के खरीदे, जिसकी कॉस्ट थी हमारे लिए 75,000। इधर तक सब लोग पहुंच गए? आगे देखते हैं अब क्या हुआ है। हाँ, अब डिविडेंड रिसीव हुआ है 20 अक्टूबर को। ओके, अब जब डिविडेंड रिसीव होगा, एक तो हम देखेंगे कि हमें कितना रिसीव होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बताया हुआ है क्या कि बोनस और राइट शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। लेकिन ये डिविडेंड कौन से ईयर को बिलोंग करता है? लास्ट ईयर, राइट? अब मुझे बताओ, इफ इट रिलेट्स टू 31st March फॉर द ईयर विच एंड्स ऑन 31st March 2011, logically should that dividend be given on bonus and right shares? No.
क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखते हो तो बोनस और राइट शेयर्स इस साल में बॉर्न हुए हैं। देखो कब हुए थे, वो बोनस तो 2 अगस्त को और वो राइट कुछ ये वही अगस्त को। तो बोनस और राइट अगर बॉर्न ही हो रहे हैं अगस्त में तो उन्हें पिछले साल के प्रॉफिट क्यों मिले? सो लॉजिकली लेट्स नॉट कंसीडर कि उस पर हमें डिविडेंड मिला। हम बाद में इंस्टीट्यूट का आंसर चेक करेंगे, अगर हमारा और उनका अजम्पशन अगर कुछ अलग जा रहा है तो हम सोचेंगे। क्लियर? तो अब भी तो लॉजिकल अजम्पशन लग रहा है कि हमें बोनस और राइट वालों पे डिविडेंड मिलेगा नहीं। तो हमें डिविडेंड किसके ऊपर मिलने वाला है? 25,000। ये 20 वाले और ये 5 वाले, करेक्ट? यस। तो हम लिखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड वर्किंग नोट करके सेकेंड। Okay, so now dividend will be received on 25,000 shares। ओके, अगर हमें हमारा बेटर चाहिए जैसे हमने लास्ट सम में किया था तो हम वैसा प्रेजेंटेशन करते हैं 20,000 शेयर्स एंड प्लस 5,000 शेयर्स पे। ये 20,000 शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी थे 1 अप्रैल को क्योंकि हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है और ये कुछ जून में खरीदे थे। यस और नो? तो ये 20,000 पे हमें जितना भी डिविडेंड मिलेगा वर्किंग नोट को बस प्रेजेंट सही तरीके से करो कि उनको समझना चाहिए हम कब क्या लिख रहे हैं। ये समझने के लिए हमारे बहुत इजी है, बट प्रेजेंटेशन पे थोड़ा वर्क करो। ऑब्वियसली आप इसे बेटर कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा हेडिंग वगैरह देके ताकि जो चेक करे उसको समझे कि हम क्या कर रहे हैं। कंसेप्ट कुछ बदलता नहीं है, कंसेप्ट वही रहता है। वी आर जस्ट प्रेजेंटिंग इन सच अ वे, वी शुड प्रेजेंट आइडियली इन सच अ वे दैट द चेकर अंडरस्टैंड्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। So dividend will be received on 20,000 plus 5,000 shares. Okay. Now ये जो 20,000 shares थे उस पे amount of dividend कितना मिलेगा? कितना परसेंट डिविडेंड है? 15% है क्या? So 20,000 into 10 into 15%, मतलब इस पे 30,000 मिलेगा और इस पे मिलेगा 5,000 into 10 into 15%, मतलब 7,500। यस, ये जो 30,000 हमें मिल रहा है क्या ये हमारी कमाई है या नहीं? यस, ये हमारी इनकम है। सो हम लिख सकते हैं दिस विल बी क्रेडिटेड टू P&L, मतलब हम डिविडेंड अकाउंट में इसको इनकम करके दिखाएंगे। ओके, अगर ऐसे नहीं लिखना है, आप बोलोगे कि मैम हम ऊपर एंट्री मारने ही वाले, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है तो हम लिखते हैं सिंस और बेटर बता सकती है, यहाँ पे लिखो दिस विल बी ट्रीटेड एज इनकम। अब इसके बारे में लिखते हैं, ये 7,500 के बारे में। क्या ये जो हमें डिविडेंड मिल रहा है क्या ये हमारी इनकम है? क्या आइडियली शुड इट बी ट्रीटेड एज इनकम? ये कॉस्ट की रिकवरी है। सो हमें ये पता है, ये कंसेप्ट ये वहां पे हमने लिख देना चाहिए। सो वी राइट सिंस डिविडेंड रिलेट्स टू प्री एक्विजिशन पीरियड, it is reduction of cost। आपको ये ट्रीटेड एज इनकम के ऊपर एक लाइन लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो सिंस डिविडेंड रिलेट्स टू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, क्योंकि ये इनकी एक्विजिशन डेट्स हम लिख सकते हैं
जो 20,000 के केस में है बिफोर 1 अप्रैल। एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है। अब एंट्री मार देनी है क्या इसकी? कौन सी डेट पे मिला था ये डिविडेंड? देखो रिसीव कौन से डेट पे हुआ है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को सिंह के बुक्स में एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 37,500 टू डिविडेंड 30,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,500। यस और नो? लिख देते हैं तो यहाँ पे, चलो ऊपर लिख दो। अक्टूबर क्या था, 20 था। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, नंबर होता नहीं है, कॉस्ट में से 7,500 जाएगा, डिविडेंड में 30,000 आएगा। आप यहाँ पे इसे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो, जो भी हमारा वर्किंग नोट का नंबर है, वर्किंग नोट 2 आपने देना चाहिए। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? जाए आगे हम। अब और क्या हुआ है, डेंजर है, देखो कितनी सारी चीजें हुई है। 1 नवंबर को अब ये बंदे ने he sold 20,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। ये बंदे ने 20,000 इक्विटी शेयर्स बेच दिए हैं, प्रीमियम 3, हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होता है वो, मतलब हमने 13 रुपए में शेयर्स बेचे। बेसिक एंट्री तो सिंपल आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 13। यस और नो? राइट, सो यहाँ पे आ जाएगा नवंबर 1 बाय बैंक अकाउंट, 20,000 शेयर्स बेचे हुए हैं 13 रुपए में, 13 2 26, तो 2,60,000 आया है क्या करेक्ट? यस, जैसे सेल आता है, एग्जाम में मेरा आवाज पीछे से ऐसे आना चाहिए, सेल आया है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो, अलार्म नहीं बजना चाहिए ऐसे दिमाग में। कभी कभी हम बहुत हरी में भूल जाते हैं। चलो वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस on sale of shares on 1st November, particulars amount। तुम ही क्विकली निकाल के मुझे बताओगे कि आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है और कितना। निकालो सब लोग खुद होके। एक सेकंड, आ गया आंसर? लॉस आया है कितना? 1428, सबका सेम आ रहा है? चलो देखते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी है तो मैं पहले लिख देती हूँ। $2,60,000 थी, करेक्ट? अब देखते हैं कि कॉस्ट कितना होगा इनका। सो 3,20,000
प्लस 70,000 प्लस 75,000, कॉस्ट रिडक्शन कुछ हुआ है क्या? तो 7,500 का हुआ है, माइनस 7,500, ये आ रहा है 4,57,500। दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 35,000। यस, क्योंकि 20 प्लस 15, सो डिवाइड बाय कुछ 2,61,428 कॉस्ट आ रहा है आपका। सो मेरा एवरेज कॉस्ट आया है 2,61,428। जो भी फिगर आया था डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 20,000। सो देखो कॉस्ट ज्यादा आ रही है इस केस में, तो हमें लॉस हो चुका है 1428 का, करेक्ट है। अब इसकी एंट्री भी मारनी पड़ेगी। क्या एंट्री मारोगे इसकी बताओ? P&L टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, करेक्ट। सेल के डेट पे ही मारेंगे। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट कॉलम में 1428। यस, और क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या, देखते हैं। अलग से अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है क्वेश्चन में, हमें बस बताया गया है, एक सेकेंड, यस, सो अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें बस बताया गया है कि 31 दिसंबर को शेयर की मार्केट प्राइस कुछ 14 रुपए है। ओके, ये इंफॉर्मेशन काम आएगी क्या कोई चीज के लिए? क्योंकि अज्यूमिंग दिस इज करंट इन्वेस्टमेंट, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर देखना पड़ेगा। तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे कि इन्वेस्टमेंट की फिलहाल कॉस्ट कितनी दिख रही है, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। अगर फेयर वैल्यू लोअर है तो हमें एंट्री मारनी पड़ेगी, वरना फिर उसे कॉस्ट पे ही दिखाना पड़ेगा। ओके, चलो देखते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या ये कंपैरिजन ऑफ cost and fair value as on 31st December। कॉस्ट कितना है वो तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस से ही पता चल जाएगा, क्योंकि सारी चीजें हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड की है। निकालो बैलेंस कितना आ रहा है, 3,20,000 प्लस 70 प्लस 75 माइनस 7,500 माइनस 2,60,000 माइनस 1428, 1,96,072 आ रहा है। सो 1,96,072। अब इसे कंपेयर कर सकते हैं इसके फेयर वैल्यू से, और वो फेयर वैल्यू कितनी है। हमारे पास शेयर्स कितने पहले वो देखते हैं। पहले 20 थे, प्लस देखो 15 आए हैं वो, और माइनस 20 चले गए हैं, तब 15,000 शेयर्स हमारे पास बचे हुए हैं। यस और नो, क्या ये सबको समझा है? और वो 15,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी थी? 14 रुपए, 14 रुपीज। सी हियर, तो मल्टीप्लाइड बाय 14 करेंगे, $2,10,000। कौन सा ज्यादा बड़ा है बताओ मुझे? फेयर वैल्यू हम दिखाते हैं विचएवर इज लोअर पे, तो क्या हमें कुछ अलग से मारने की एंट्री जरूरत है, या वो कॉस्ट पे बराबर से दिख रहा है? लिखेंगे कि सिंस फेयर वैल्यू इज
greater than cost. Okay. Investment account or investment will be shown at cost. चलो तो बैलेंसिंग कर देते 31 दिसंबर को। By balance carried forward 15,000 शेयर्स। कॉस्ट अभी निकाला था, कितना आ रहा था वही लिख दो, वापस क्या निकालना 196,072। और डिविडेंड को तो बैलेंस रहेगा ही नहीं, वो P&L में ट्रांसफर होना चाहिए, तो यहाँ पे एंट्री मारनी पड़ेगी हमें December 31 टू P&L अकाउंट, जो भी डिविडेंड था 30,000 का। डन। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट के बुक का आंसर और हमारा मैच हो रहा है क्या, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया था कि बोनस और राइट पे हमें नहीं मिलने वाला है डिविडेंड। सेम बैलेंस आया है क्या? यस, देखो प्रॉफिट भी करेक्ट आया हुआ है, P&L में इनकम भी 30,000 की गई हुई है, परफेक्टली बैलेंस भी 196,071 आया हुआ है। सो मतलब उन्होंने भी वही अजम्पशन लिया हुआ है। आपको चाहिए तो आप एग्जाम में नीचे लिख सकते हो assumption, it is assumed that no dividend has been given on bonus and right shares. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब बस यही करना है, फटाफट एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, खत्म। 2 मिनट ब्रेक ले लो, चाहिए तो पानी वगैरह पी लो। चलो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर बहुत ही इजी लगा, हमें लगा कि सिंपल है, तो आप खुद भी अभी क्लास में ट्राई कर सकते हो। ए लिमिटेड परचेस्ड 5,000 इक्विटी शेयर्स, परचेस्ड है अभी, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, ऑफ अलायंस लिमिटेड फॉर ₹105 ईच ऑन 1 April। द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड, कुछ अलग ही आ गया ये तो। शेयर्स कैसा कोट हुआ है? कम डिविडेंड, ठीक है। ऑन 15th में Alliance Limited declared and paid dividend of rupees 2%, so of 2% for the year ended 31st March 2011, ठीक है। On 30th June, Alliance Limited issued bonus shares in the ratio of 1:5, so 30th June को बोनस हो रहा है, रेशो 1:5 है। अक्टूबर को राइट हो रहा है 1:12 के रेशो में, 45 इशू प्राइस है। A Limited subscribed to half of the rights. Balance was sold at ₹5 per right. तो राइट बेचा गया 5 रुपए, ठीक है। कंपनी ने और एक बार डिक्लेयर किया है डिविडेंड साल के बीच में, दैट इज इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है।
1% का। ओके, राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, क्लियरली बताया है यहाँ पे देखो, राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड है लेकिन फिर भी राइट शेयर्स को नहीं देने वाले, क्वेश्चन में बताया हुआ है। कंपनी सोल्ड 3000 शेयर्स ऑन 31 दिसंबर, ठीक है, एट 95 पर शेयर। कंपनी लिमिटेड incurred 2% as brokerage while buying and selling shares, मतलब सारे ट्रांजैक्शंस बाय सेल करते वक्त इन्हें 2% का ब्रोकरेज लगने वाला है। ओके, you are required to prepare investment account in the books of A Limited for the year ended 31st March 2012। ओके, यहाँ पे कम डिविडेंड करके कुछ आया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम साथ में सॉल्व करते हैं, जब जैसे पढ़ेंगे जो इंफॉर्मेशन बतानी होगी मैं बता दूंगी। फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, वापस क्विकली वही क्वेश्चंस, एक ही टाइप का सिक्योरिटी है, यस और नो? पूरा क्वेश्चन सिर्फ शेयर्स ऑफ अलायंस लिमिटेड पे है, तो हमें एक ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट ड्रॉ करना पड़ेगा। डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन में है, हाँ, इसके लिए जो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे इसमें डिविडेंड कॉलम भी आने वाला है। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करो। किसके बुक्स में है ये? ए लिमिटेड investment account for the year ended 31st March एंड ये क्या है? इन्वेस्टमेंट शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इन अलायंस लिमिटेड। हो गया सबका?
चलो हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। एक मिनट है। कैलकुलेटर लेगी मैं। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब क्या बोला है देखो, ए लिमिटेड ने खरीदे हैं 5000 इक्विटी शेयर्स 1 अप्रैल को 105 रुपए में, एंड द शेयर्स वेर कोटेड कम डिविडेंड। दे वर कोटेड कम डिविडेंड का मतलब क्या है मुझे बताओ, पढ़ के कुछ समझ रहा है, कुछ अंदाज मारना है तुम्हें? हाँ, कम राइट बोला है क्या? सोफा कम बेड का मतलब क्या होता है? सोफा और उसमें जुड़ के आ रहा है बेड। शेयर प्राइस, हाँ तो राइट, जब आप शेयर्स कम राइट बोलोगे मतलब शेयर्स प्लस राइट के लिए पैसे दे रहे हो। वैसे ही जब आप शेयर्स की प्राइस दे आर कोटेड कम डिविडेंड मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंड। सो बेसिकली जब ये ए लिमिटेड ने कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल को, जब इसने खरीदे 5000 इक्विटी शेयर, सो एक इक्विटी शेयर था 105 रुपए का, करेक्ट। और जब ये 105 रुपए उसने पे किए तो दे आर बीइंग कोटेड कम डिविडेंड, मतलब ये शायद से पता ही था कि, एक सेकेंड, शायद मुझे बैटरी का काफी इशू आ रहा है। राइट, सो हम जैसे बात कर रहे थे कि इसका मतलब होता है कि आप जब ये शेयर खरीद रहे हो तो शायद से आपको पता था या मार्केट में ये न्यूज है कि डिविडेंड मिलने ही वाला है। सो व्हेन यू आर पेइंग दिस 105 रुपीज, यू आर पेइंग ऑल्सो फॉर द शेयर एंड प्रोबेबली ऑल्सो फॉर द डिविडेंड। ओके, बट फिर भी मैं बोलूंगी ये बहुत गारंटीड नहीं है कि यू नो कि फॉर श्योर आपने डिविडेंड के लिए पे किया है, वहां पे लिखा हुआ है। लेकिन एक अगर आप नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे देखो, ऑन 15th May अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड। सो एक्चुअली 15th May को इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो डिविडेंड डिक्लेयर अगर 15th May को किया है तो 1 अप्रैल को डिविडेंड के बारे में पता होना ये थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है, बट यस ये हो सकता है, शायद से कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया होगा, कुछ होगा। सो 1 अप्रैल को पता था कि ये कंपनी देगी डिविडेंड, तो उस केस में आपने शेयर और डिविडेंड का प्राइस पकड़ के 105 रुपए में शेयर खरीदा है। ओके, तो पहली एंट्री क्या आएगी मुझे बताओ जब आपने ये शेयर खरीदा? हमें पता है कि हमने ये 105 रुपए में समथिंग वी आर पेइंग फॉर डिविडेंड एंड समथिंग वी आर पेइंग फॉर शेयर। सो हम हमेशा एंट्री, मैंने आपको क्या बोला है, जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम सिंपल एंट्री मार देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट, क्योंकि हम बोलते हैं कि वी डू नॉट नो द कंपोनेंट कि कितना कंपोनेंट हमने इसमें पे किया है डिविडेंड के लिए, तो इसके लिए डिविडेंड से कुछ अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मुझे बताओ, भले हमको ये पता था कि ये 105 रुपए में हम डिविडेंड के लिए कुछ तो पे कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें क्लियरली पता है कि 105 में हमने डिविडेंड के लिए कितना पे किया है 1 अप्रैल को? वो कब दिया है? 15th May को। हम एंट्री मारेंगे पहले 1 अप्रैल को, डेट वाइज एंट्री मारेंगे ना। 1 अप्रैल को 15th May को डिविडेंड कितना डिक्लेयर हुआ वो पता होगा क्या? नहीं। सो सी, शेयर्स के डिबेंचर्स के केस में आपको याद होगा, तो डिबेंचर्स के केस में जब हम कम इंटरेस्ट खरीदते हैं हम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना पैसा इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं। इसके लिए हम वो इंटरेस्ट को अलग से कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कॉस्ट नहीं है, इसे इंटरेस्ट कॉलम में डाल दो, ये पैसे पक्का बाद में वसूल होंगे, जब वसूल होंगे तो इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो डिविडेंड मैंने पे किया है खरीदते वक्त, वो मैं बिल्कुल डिविडेंड अकाउंट को डेबिट कर सकती हूँ।
ठीक है, और जब डिविडेंड मिल जाएगा तो डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक इंटरेस्ट, क्योंकि अगर मुझे वो डिविडेंड बाद में मिलने वाला है तो ये डिविडेंड मेरी कॉस्ट है ही नहीं। लेकिन दो चीजें मैं ये क्यों नहीं कर सकती हूँ? एक अप्रैल को अभी तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है। मुझे बताओ डिविडेंड रिकॉर्ड कब होता है? जब वो राइट टू रिकॉग्नाइज होता है, करेक्ट? एक तो 1 अप्रैल को जब मैं डिविडेंड खरीद रही हूँ, जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि डिविडेंड कितना आएगा और सच में दिया जाएगा कि नहीं। वी आर सेइंग कि दिस 105 has captured that emotion of that dividend will be received. However, when I am purchasing dividend at 105, can you clearly tell me that out of this 105, what component I am paying for dividend? नहीं। तो अगर हम सेपरेटली ये निकाल ही नहीं पा रहे कि हमने डिविडेंड के लिए पे कितना किया है, तो क्या मैं ये 105 को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अलग दिखाना और कुछ अमाउंट अलग से डिविडेंड कॉलम में दिखाना, जैसे हम डिबेंचर्स के केस में इंटरेस्ट को करते हैं, वैसे कर सकते हैं क्या? नहीं, वी कैनॉट ओनली स्प्लिट। सो एंड सिंस वी कैनॉट स्प्लिट, हम जितने पैसे पे करेंगे हम एंट्री मार देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे लिए फिलहाल हम ये सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए पे कर रहे हैं। वी डू नॉट नो कि हम डिविडेंड के लिए कितना पे कर रहे हैं कि अभी हम उसे अलग से दिखाएं, एंड फ्रैंकली हमें एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि आगे जाके डिविडेंड मिलेगा तो कितना मिलेगा, और अब भी कितना डिविडेंड के लिए पे कर रहे हैं। दोनों चीजों में अनसर्टेनिटी है। यस और नो? क्या फायदा है, देखेंगे हम क्या है। बस उन्होंने बताया है ये इन्फॉर्मेशन कि आप डिविडेंड इंक्लूड करके 105 रुपए पे कर रहे हो, कहीं तो वो सेंटीमेंट कैप्चर हो गया है कि डिविडेंड कंपनी पे करने वाली है। बट अगर हम बोले भी कि कम डिविडेंड है, आप इसे स्प्लिट करने जाओगे भी तो भी 1 अप्रैल को कैसे स्प्लिट कर पाओगे? यू डू नॉट नो कि वेदर डिविडेंड विल बी एक्चुअली पेड एट एंड एट व्हाट अमाउंट। सो कैसे स्प्लिट करोगे? तो हमारे लिए तो ये 105 पूरी शेयर की कॉस्ट है। Am I making sense? Conceptually clear? तो हमें कंपल्सरीली एंट्री क्या मारनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। Yes, no, everybody? Yes, मार दो तो एंट्री। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है क्वेश्चन में? कितने खरीदे हैं शेयर्स? 5000 खरीदे हैं क्या? और कितने रुपए पे? 105 पे। So 5,25,000. Yes, everybody agrees with this? Yes. हाँ, तो मुझे बस इतना पता है कि इसमें मैंने कुछ तो डिविडेंड के लिए पे किया था, तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, बट एग्जैक्टली व्हाट इज पेड फॉर डिविडेंड वी डोंट नो, नोबडी इज एबल टू कैलकुलेट दैट। अब 15 मई आया, अब एक्चुअली कंपनी ने क्या कर दिया है? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। ओके, अब एक्चुअली सर्टेनिटी आई है। वो तो बस बोलने के लिए था कि हमने डिविडेंड के लिए पे किया है, ये तो अब पक्का 15 तारीख को समझा कि हाँ डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, मतलब नाउ इट इज सर्टन कि कंपनी डिविडेंड देगी, और वो भी कितना देने वाली है? 2%। और कौन से साल के लिए देने वाली है? 31 मार्च 2011। नाउ वही क्वेश्चंस, हमारे पास कितने शेयर्स हैं? हमारे पास 5000 इक्विटी शेयर्स है। क्या ये 5000 इक्विटी शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिला होगा? तो क्या हुआ? मिला होगा ना, 15 मई को वो डिविडेंड दे रहे हैं, तब हमारे पास शेयर्स है, करेक्ट? ओके, सी कंफ्यूज मत हो, बस इतना याद रखो कि बोनस और राइट शेयर्स के केस में कभी कभी डिविडेंड नहीं मिलता है, बाकी सब शेयर्स पे मिलता है ना। तो 15 मई को हमारे पास 5000 शेयर्स है, तो इस पे मिलेंगे, क्योंकि ये बोनस राइट नहीं है।
ये शेयर्स भले हमने 1 अप्रैल को खरीदे हैं, लेकिन पिछले साल में वो जिंदा तो थे ना। बोनस राइट इस साल में पैदा होते हैं, काफी सम्स में बॉर्न होते हैं, लेकिन ये शेयर्स तो होंगे पिछले साल भी, तो इस पे डिविडेंड हमें मिलेगा। तो हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है वर्किंग नोट बनाएंगे। हमें 5000 शेयर्स हैं जिनका फेस वैल्यू कितना है 100, उस पर 2% मिलेगा, मतलब कितना डिविडेंड मिलने वाला है 10,000। यस और नो? यस, ओके। सो 10,000 हमें डिविडेंड मिलने वाला है। अब ये डिविडेंड कौन से साल को रिलेट करता है? नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे हुआ? कौन से ईयर के लिए रिलेट कर रहा है? ठीक से पढ़ो। लास्ट ईयर। मार्च के लिए रिलेट कर रहा है। अब लास्ट ईयर ये शेयर्स हमारे पास थे क्या? नो। तो लास्ट ईयर ये शेयर्स हमारे पास थे ही नहीं, ये शेयर्स तो हमने इस साल खरीदे। तो इस पे मिलने वाला डिविडेंड ये इनकम ट्रीट किया जाएगा या रिडक्शन ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। और देखो अब थोड़ा सा लॉजिक और भी लगेगा। जब हमने शेयर्स खरीदे थे 105 रुपए में, ऐसे बोला जा रहा है कि इसमें थोड़ा पैसा डिविडेंड के लिए पे किया गया था, बराबर? तो अगर थोड़ी अमाउंट डिविडेंड के लिए पे की गई थी, तो उतने अमाउंट से हमारे शेयर्स का कॉस्ट हमने बढ़ाया था, क्योंकि हमने जितने भी शेयर्स खरीदे थे, जितने भी रुपए पे, हमने सारे शेयर्स के कॉस्ट में ऐड कर दिए थे, क्योंकि हम बोल रहे थे कि थोड़ा डिविडेंड भी कैप्चर हो रहा है। अब इसमें से अगर हमें डिविडेंड कंपोनेंट वापस मिल रहा है और ये शेयर्स हमने इस साल खरीदे हुए हैं, तो पिछले साल के प्रॉफिट पे तो हमारा कोई हक ही नहीं है, मतलब वो हमारी कमाई नहीं है। तो रैदर ये जो पैसे मिल रहा है वो हमने जो शेयर्स पे किए ना उसे रिड्यूस कर रहा है। ये कम डिविडेंड और कुछ नहीं था, बस ये बताने के लिए था कि जब आपने 1 अप्रैल को मार्केट से शेयर्स उठाए तो शेयर प्राइस में कहीं ना कहीं ये डिविडेंड शायद से मिलेगा, ये कैप्चर हो गया था। तो आपने शेयर्स 105 रुपए में खरीदे और आपने शेयर्स की प्राइस 105 रुपए दिखाया। जब डिविडेंड डिक्लेयर होके आपको मिल गया, तो ये शेयर आपके पास पिछले साल थे ही नहीं, तो लॉजिकली ये आपकी इनकम नहीं है। इन शॉर्ट क्या हो गया, जो आपने 105 रुपए पे किए थे जिसमें कहीं तो डिविडेंड पकड़ा हुआ था, ये डिविडेंड वापस मिल गया है हमें, मतलब उसने हमारे कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है। एंड दैट इज व्हाई इट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट, कि जब खरीदे तो हमने थोड़े हायर वैल्यू पे खरीदे थे, क्योंकि उसमें डिविडेंड का भी कहीं कंपोनेंट हमने पे किया था। अब अगर वो डिविडेंड का पैसा हमें वापस मिल गया तो वो जो कॉस्ट है वो तुम कम कर दो, क्योंकि वैसे भी ये शेयर्स तो पिछले साल हमारे पास थे ही नहीं, तो ये हमारी इनकम तो है ही नहीं। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? कुछ नया नहीं है रॉकेट साइंस वो वर्ड डाल के। सो यहाँ पे ये डिविडेंड अमाउंट है 10,000, हम लिख देंगे यहाँ पे since it relates to pre-acquisition period, it must be reduced from the cost. करेक्ट। तो इसकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ कम डिविडेंड ये वर्ड कुछ इतना काम का नहीं था। सो यहाँ पे कब मिल रहा है हमें ये डेट क्या है डिविडेंड मिलने की? मई 15 ना। बाय बैंक अकाउंट, और कॉस्ट कॉलम में आ जाएगा आपका 15,000।
सॉरी 15 नहीं, कितना था, 10 था, 10। ओके अब 3:30 हो गए ना, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता होगा, तो वील हैव टू स्टॉप हियर। बट इसके बाद का हमने क्वेश्चन पढ़ा है, क्या ये नॉर्मल क्वेश्चन है? इसके बाद वो सिर्फ कम डिविडेंड वर्ड के वजह से कंफ्यूजन हो रहा था, बाकी का क्वेश्चन नॉर्मल है। बोनस, राइट, इंटरिम डिविडेंड, क्या ये क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन को होमवर्क करके करोगे? जो मैंने लॉजिक बताया हुआ है, आप उस लॉजिक के हिसाब से लगाने का कोशिश करो। सो ये रिमेनिंग क्वेश्चन इज योर होमवर्क, ट्राई ऑन योर ओन, चाहिए तो पेंसिल से लिखो। मैं कल के लेक्चर में इसे पूरा सॉल्व करूंगी और फिर हम क्या कर लेंगे, आप चेक कर लेना। इलस्ट्रेशंस अभी स्टडी मटेरियल के सिर्फ 3 बचे हैं, विच इज 9, 10, 11। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक के अलग क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रेस्ट एवरीथिंग विल बी योर होमवर्क, जिसके आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बट हर एक यूनिक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस होगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। सिर्फ रिपीट प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वही सिर्फ आपको घर पे रिविजन के लिए दिए जाएंगे। सो शैल वी स्टॉप हियर? हाँ बोलो। यस, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये हम सब भूल गए थे। आकांक्षा ने याद दिलाया हुआ है कि मैम जब आपने एंट्री मारी है 3 लाख नहीं 5,25,000 की, ओके, उसमें एक प्रॉब्लम आ गया है मैम। क्वेश्चन में लास्ट में बताया हुआ था कि हमें 2% ब्रोकरेज पे करना था हर ट्रांजैक्शन में, तो वो परचेज प्राइस सब लोग चेंज कर दो। करेक्ट है वो आकांक्षा? हम सब लोग भूल गए थे 5,25,000, उसमें प्लस 2%, तो वो 5,35,500 आएगा। हम ज्यादा कम डिविडेंड पे फोकस कर रहे थे, हम भूल गए वो पार्ट। बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ डिविडेंड के बारे में किया। स्लाइड चेंज देयर। ओके, सो शैल वी स्टॉप हियर फॉर टुडे? Yes, so remaining part of the question is your homework. Chalo, bye bye.